इस दुनिया में हर कोई जो सपना देखता है उसके लिए सक्सेस या कामयाबी पाना आसान काम तो नहीं है। ये हम सभी जानते हैं। इस सफर में उन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जो हमारी हिम्मत और काबिलियत को टेस्ट करते हैं। हमारा रास्ता रोकने वाली कई सारी अड़चनों को झेलना पड़ता है। लेकिन लाइफ में आने वाले इन चैलेंजेस के बावजूद हमें हर सिचुएशन में सही रिस्पॉन्स और सही एक्शन लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इस तैयारी का एक हिस्सा है दुनिया भर के कामयाब लोगों के एक्सपीरियंस से सीखना। उनकी कामयाबी की कहानियों से हमें अपनी लाइफ में अपने सपनों को हासिल करने की सीख मिलती है। इसके अलावा वे हमें अपने सपनों पर भरोसा रखने के लिए और अपनी कोशिश को हमेशा जारी रखने के लिए इंस्पायर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस ऑडियो बुक समरी को, जिसे बनाया है गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ ने, जहां पर समरीज को आप पढ़, सुन, देख और शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रूबी पारेख और बिना देर किए अब हम जानते हैं समरी ऑफ हाउ दे सक्सीडेड, जिसे लिखा है ऑरिसन स्वेट मार्टिन ने। और इस समरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप उन अलग अलग लोगों की कहानियों को जानेंगे जो अपने फील्ड में कामयाब हुए हैं। उनकी कहानियों से आप उन वैल्यूज और स्ट्रेटेजीज के बारे में सीखेंगे जिनका इन लोगों ने कामयाब होने के लिए इस्तेमाल किया है। इसके अलावा आप उन वजहों को भी समझेंगे जो इन जैसे कामयाब लोगों को आगे बढ़ते रहने में उनकी मदद करते हैं। लाइफ में आ रही मुश्किलों के बावजूद उन्होंने आगे बढ़ते रहने का और अपनी मंजिल को पाने का इरादा किया। तो आइए इस जर्नी में हम सुनते हैं सबसे पहली कहानी को, जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की। इस दुनिया में रहने वाले लोगों की कामयाबी और तरक्की को लेकर अपनी अपनी सोच है। कुछ अमीर होने का ख्वाब देखते हैं और कुछ लोग इस दुनिया को कुछ लौटाने के बारे में सोचते हैं। कामयाबी की इन अलग अलग डेफिनेशन के बावजूद हम ये जानते हैं कि इन ख्वाबों को पूरा करने का हम सबका अपना एक तरीका है। हालांकि जब लाइफ हमारे प्लान्स के मुताबिक नहीं चलती और हम हारे हुए महसूस करने लगते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि कामयाबी पाने की तरफ हमें वापस कैसे मुड़ना है। और ऐसा तभी मुमकिन है जब हम हमारे अंदर उस एटीट्यूड को लाएंगे जिससे हम कामयाबी को जल्द हासिल कर सके। तो इसके लिए हमें हमारे अंदर एक जिद पैदा करनी है, फोकस लाना है और खुद को ऐसे माहौल में डुबोना है जो हमें मोटिवेट कर सके। और पता है सबसे जरूरी बात क्या है? किसी भी तरह के नेगेटिव जजमेंट को अनसुना करने की काबिलियत लानी चाहिए। किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोक सकती है, बल्कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम दुनिया को अपनी कामयाबी की कहानी सुना सके, फिर चाहे लोगों को वो नामुमकिन ही क्यों ना लगे। जैसे कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल भी एक ऐसे ही महान शख्स थे। एक वक्त ऐसा था जब लोगों ने इनको पागल करार दिया था, क्योंकि ये ऐसी बातों पर यकीन करते थे जो लोगों को नामुमकिन लगती थी। लेकिन अब अलेक्जेंडर को दुनिया के सबसे कामयाब और महान इन्वेंटर्स में से एक माना जाता है। वे एक ऐसी फैमिली में जन्मे और पले बढ़े थे जिनमें इन्वेंटर्स यानी आविष्कार करने वाले लोग थे। उनके पिताजी एक मशहूर टीचर और सिस्टम ऑफ इनविजिबल स्पीच के इन्वेंटर थे, जबकि उनके दादाजी को स्पीच प्रॉब्लम्स को हटाने के एक तरीके को इन्वेंट करने के लिए जाना जाता था। तो अलेक्जेंडर एक टीचर बने जो सुन और बोल न सकने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। वे अमेरिका में बॉस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी बने और 9 सालों तक उन्होंने अपना एक्स्ट्रा टाइम इलेक्ट्रिक करंट से साउंड निकालने की कोशिश में बिताया। सालों की अपनी रिसर्च के बाद उन्होंने पहला टेलीफोन बना लिया। जब उनके इस इन्वेंशन को लोगों को दिखाया गया तो कई लोगों ने इसे सिर्फ एक खिलौना कहा, न कि कुछ ऐसा जिससे लोगों और बिजनेस को फायदा पहुंचे। जब ज्यादातर लोग उनके काम को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तब लोगों के नेगेटिव जजमेंट को एकदम अनसुना करके अलेक्जेंडर ने खुद पर भरोसा कायम रखा और अपने इन्वेंशन के पर्पस पर अपना फोकस रखा। दिल की गहराई में वो जानते थे कि उनका टेलीफोन लोगों और बिजनेस के लिए एक प्रैक्टिकल पर्पस लाएगा, इसलिए वो मजबूती से खड़े रहे। उन्होंने कोशिश की कि लोगों के डाउट को न सुने, बल्कि उन्होंने अपने काम को और भी बेहतर करने का फैसला लिया। जैसे जैसे टाइम बीता, उनके टेलीफोन को लोगों ने एक वरदान बताना शुरू किया, क्योंकि इसने दुनिया के लिए नए बिजनेस और इंडस्ट्रीज के बहुत सारे रास्ते खोल दिए थे। उनके इन्वेंशन ने उन्हें और उनकी कंपनी को अमीर बना दिया था। यही नहीं, अलेक्जेंडर को उनके अचीवमेंट और सोसाइटी में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जापान के सम्राट ने अवार्ड भी दिया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी बताती है कि कैसे कामयाबी तक पहुंचने के लिए हमें मजबूती और फोकस के साथ अपने गोल के लिए काम करना होता है। अगर हम अपने सपनों के बारे में दूसरे लोगों के डाउट्स को सुनते रहे तो हम जल्दी ही अपने रास्ते से भटक सकते हैं। तरक्की और कामयाबी के रास्ते में हमें अपनी काबिलियत को इम्प्रूव करते रहना चाहिए और खुद पर भरोसा रखना चाहिए, भले ही ये दूसरों की नजर में कितना भी नामुमकिन काम क्यों ना हो।
तो ये थी अलेक्जेंडर की कहानी और अब आगे जानते हैं जॉन वानामेकर की कहानी के बारे में। अकेले ही सपने देखने वाले हम जैसे लोग अक्सर कामयाब लोगों की कहानियों की तलाश में रहते हैं ताकि हम उनके उस नजरिए के बारे में जान सके जिसने उन्हें कामयाब बनाया, और फिर हम उनके नजरियों को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि हम भी उन्हीं की तरह कामयाब बनेंगे। वैसे उनका नजरिया, उनका एटीट्यूड रखना हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें ये भी समझना चाहिए कि लाइफ में कामयाब होने के लिए और भी ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना है। वो है तैयारी और खुद को लेस करना। इसका मतलब है कि रास्ते में आने वाले चैलेंजेस को दूर हटाने के लिए जरूरी स्किल्स का होना। इसके लिए हमें खुद पर टाइम बिताना होगा और मेहनत भी करनी होगी। अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा और अपने एक्सपीरियंस से सीखना होगा। ऐसा करके हम खुद को आने वाली किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार कर सकते हैं और अपने गोल की तरफ तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। जॉन वानामेकर अमेरिका के फिलाडेल्फिया में पैदा हुए एक कामयाब बिजनेसमैन थे। अपने पिताजी की तरह ही जॉन बचपन से ही बहुत मेहनती शख्स थे। बहुत कम उम्र से ही वो अपने पिताजी के ईंट पत्थर के बिजनेस में हेल्प करके पैसा कमाते और बचाते भी थे। जब जॉन 14 साल के थे तो उनके पिताजी गुजर गए, जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उन्होंने ईंटों का बिजनेस छोड़ दिया और एक बुक स्टोर में $1 और 25 सेंट हर महीने की सैलरी पर काम किया। उनका सारा पैसा उनकी माँ के लिए उनकी आखिरी दिन तक किताबें खरीदने में खर्च हुए। जॉन के लिए सब कुछ खत्म हो गया और कुछ भी नहीं बचा। उनके पास जो कुछ भी बचा था वो थी उनकी अच्छी आदत, साफ सोच और उनकी मेहनत। कुछ वक्त के बाद उन्होंने एक कपड़े की दुकान में ईमानदारी से काम किया। जॉन के काम करने के तरीकों से सभी उन्हें पसंद करने लगे। जब वो सामान बेचते थे, कस्टमर्स उनके काम को देखकर हैरान होते। वो हमेशा कस्टमर्स की हेल्प के लिए तैयार रहते और उनकी जरूरतों का ध्यान रखते। इसके अलावा वो बहुत ही एम्बिशियस शख्स थे और कामयाब होना चाहते थे। जल्द ही जॉन यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन के ऐसे पहले सेक्रेटरी बन गए जिन्हें सैलरी भी दी जाने लगी। उन्होंने वहां पर 7 साल तक काम किया। 24 साल की उम्र में उन्होंने अपने जीजा जी के साथ मिलकर ओक हॉल कपड़ों का स्टोर खोला। बिजनेस करने की अपनी खास काबिलियत की वजह से वो जिस किसी भी काम में हाथ डालते थे वो कामयाब हो जाता था। जॉन हमेशा कस्टमर्स को हाई क्वालिटी सामान और हाई क्वालिटी सर्विस देने के लिए जाने जाते थे। अपने बेहतरीन मैनेजमेंट की वजह से वो कपड़ों के बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले गए। 10 साल के बाद जॉन ने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला लिया और अपने शहर में एक बड़े बिजनेसमैन बन गए। जब उनसे उनकी कामयाबी का राज पूछा गया तो जॉन ने जवाब दिया कि लगातार बिना रुके कोशिश करने वाले ही कामयाब हो पाते हैं। उनकी कहानी में देखा जा सकता है कि कैसे उन्होंने हमेशा अपनी पूरी एनर्जी अपने काम में लगा दी। वो और ज्यादा हासिल करने के लिए खुद की लिमिट से ज्यादा मेहनत करने से भी नहीं चूके। इसके अलावा जॉन वानमेकर ने ये भी कहा कि उन्हें ये लगता था कि उन्हें लगातार खुद में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। इसका मतलब है कि लगातार नॉलेज हासिल करना और अपने एक्सपीरियंस से सीखना। जॉन वानमेकर ने जो कुछ भी सीखा उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई भी किया। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ, जो है थॉमस ए एडिसन, यानी कि एक आदमी जो एक साथ कई सारे काम करता है। वो खुद को उस आदमी से कंपैरिजन नहीं कर सकता जिसने अपनी सारी कोशिश को अपने एक हुनर को निखारने में फोकस किया। और यही है महान थॉमस एडिसन का राज। उनका जन्म एक कम इनकम वाली फैमिली में हुआ था और वे सपना देखने वालों में से नहीं थे। उन्हें मैथ्स भी पसंद नहीं थी और शुरू में वो सिर्फ एक न्यूज बॉय थे जो अपने काम से थोड़े से पैसे कमा करके ही खुश थे। लेकिन जब थॉमस को एहसास हुआ कि उन्हें क्या पसंद है और उनका गोल क्या है, तब फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि इसे हासिल करने में अपनी जी जान लगा दी। वो कई सारी मुश्किलों से गुजरे। उनके दादाजी न्यूयॉर्क के काफी जाने माने शख्स थे, लेकिन वे फाइनेंशियली कमजोर थे। इसीलिए थॉमस की फैमिली मिशिगन आ गई। तब थॉमस सिर्फ 7 साल के थे।
हाल उनका ऐसा था कि उन्हें बहुत ही कम उम्र में ही काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आविष्कार यानी इन्वेंशन के लिए उनका प्यार पहली बार तब सामने आया जब उन्होंने उस ट्रेन में एक लैब बनाया जहां वे काम करते थे। उन दिनों थॉमस अपनी छोटी सी लैब में चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट किया करते थे, पर अफसोस की एक कॉम्प्लिकेशन की वजह से उन्हें कम सुनाई देने लगा था। सुनने में प्रॉब्लम होने के बावजूद वे अपना काम करते रहे और एक बार उन्होंने डिपो के पास ट्रैक पर खेल रहे एक लड़के की जान भी बचाई। बदले में उस बच्चे के पिताजी ने उन्हें टेलीग्राफी के बारे में सब कुछ सिखाया। सीखने की उनमें जो चाहत थी, उसने उन्हें एक रेल रोड कंपनी में रेगुलर एम्प्लॉय बना दिया था और वे उनके सबसे एक्सपर्ट ऑपरेटर्स में से एक बन गए। हालांकि थॉमस ने इस दौरान भी इन्वेंशन से प्यार करना नहीं छोड़ा था। अपना हुनर दिखाते हुए उन्होंने सड़क पर काम करने के दौरान अपने टेलीग्राफ इंस्ट्रूमेंट में ऑटोमेटिक अटैचमेंट, एक ऑटोमेटिक टेलीग्राफ रिकॉर्डर और भी ऐसी बहुत सारी चीजों का इन्वेंशन किया। थॉमस एडिसन को अपने फील्ड में अचानक या रातों रात पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी, बल्कि 1869 में एक इन्वेंशन के लिए उन्हें अपना पहला लाइसेंस मिला था। ये इन्वेंशन था वोट रिकॉर्ड करने की मशीन। अफसोस की बात है कि उस इन्वेंशन को लोगों ने यूज नहीं किया। तो उस वक्त उन्हें एहसास हुआ कि अब वे जो भी कुछ बनाएंगे उसे प्रैक्टिकल होना चाहिए ताकि लोग उसका इस्तेमाल कर सके। इसलिए अपने हर इन्वेंशन में हमेशा उन्होंने वही चीज बनाई जिससे कि लोगों को फायदा पहुंचे। ये माना जाता है कि अपनी सालों की मेहनत से थॉमस एडिसन ने 600 से भी ज्यादा इन्वेंशंस का पेटेंट कराया था। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो दिन में कम से कम 14 घंटे काम करते थे। वे अपना सारा पैसा उन स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज को खरीदने में खर्च करते जो उन्हें प्रॉब्लम को सुलझाने में हेल्प करते थे। अपने इन इन्वेंशन से उन्होंने सोसाइटी को बेहतर बनाने में कंट्रीब्यूट किया। इससे उन्होंने काफी पैसे कमाए और अपने देश का नाम भी ऊंचा किया। थॉमस एडिसन की सक्सेस की कहानी इसलिए बनी क्योंकि अपनी सारी एनर्जी, टाइम और कोशिश को उन्होंने उस काम में लगाया जिसमें उनको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था। अपनी जुनून, अपने पैशन पर फोकस रखकर और उसे प्रैक्टिकल तौर पर अप्लाई करके उन्होंने ऐसी चीजें बनाई जिनकी लोगों को जरूरत थी। तो जो लोग सपना देखते हैं और सक्सेस पाना चाहते हैं, उन्हें अपनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी अपने लक्ष्य पर लगाने और कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा हमें ये भी मालूम करना चाहिए कि हम असल में चाहते क्या है और उसमें महारत हासिल करने पर अपना फोकस रखें। इस तरीके को अपनाने पर ही हम अपनी सक्सेस के करीब पहुंच सकते हैं। तो ये थी कहानी थॉमस एडिसन की। अब जानते हैं अगली कहानी के बारे में, जो है जॉन डी रॉकफेलर के बारे में। इस दुनिया में हर आदमी कामयाबी पाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है और वैसे भी कामयाबी पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसे हासिल करने के कई सारे तरीके हैं। बस हमें ये जानना होगा कि चीजों को अलग अलग एंगल से कैसे देखना है। ऐसा करने पर हम नए नजरिए हासिल कर सकते हैं जो हमारे लिए नए रास्ते और आइडियाज खोलेंगे। कामयाबी के रास्ते पर चलते हुए हमें खुद को याद दिलाते रहना चाहिए कि हमें अपने ही रास्ते पर चलना है। दूसरा जिस रास्ते पर चल रहा है वो हमारे लिए नहीं है, इसलिए हमें सिर्फ अपने तरीके और अपने कदमों पर भरोसा करना चाहिए। वक्त गुजरने के साथ सब कुछ अपने आप सही जगह पर आ ही जाएगा। जैसे कि जॉन डी रॉकफेलर को अब तक का सबसे अमीर अमेरिकी माना जाता है। उनका जन्म 8 जुलाई 1839 यानी कि 1839 को अपने पिताजी के खेत में हुआ था। वे एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और उनके पेरेंट्स मेहनती थे और चर्च जाने वाले लोगों में से थे। 14 साल की उम्र से जॉन अपनी फैमिली पर डिपेंड होकर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए गर्मियों में उन्होंने एक खेत पर काम करने का और कमाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी जवानी के साल दिन भर काम करते हुए गुजारे। जब वो 16 साल के थे तो जॉन एक ऑफिस बॉय की जॉब करने क्लीवलैंड, ओहायो गए। वहां पर उन्होंने अलग अलग तरह के बिजनेस मॉडल्स के बारे में काफी कुछ सीखा। इसके अलावा उन्होंने ये भी महसूस किया कि अगर उन्हें कई सारी चीजों को हासिल करना है तो उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जॉन ने 18 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और अपनी माँ और भाई के लिए पैसे कमाने का फैसला किया। ऐसा वहां पर कोई नहीं करता था। उन्हें बिलिंग क्लर्क का जॉब मिला और बाद में उन्होंने खुद का आटा मील का बिजनेस शुरू किया। ये काम करते हुए जॉन एक किताब रखते थे जिसमें वे अपने खर्चों और सेविंग्स का हिसाब किताब रखते थे। वे एक ऐसे शख्स थे जिन्हें पैसों की वैल्यू में भरोसा था। जॉन की सोच थी कि एक आदमी की ड्यूटी है हर तरह से पैसा कमाना, उसे बचाना और बांटना। इस तरीके से आदमी अपनी जरूरतों के हिसाब से ही चलता है और वो सिर्फ वही चीजें खरीदता है जो वो खरीद सकता है और जिसकी उसे जरूरत है। उन्होंने चैरिटी और चर्च को भी पैसे डोनेट किए।
तो जॉन ने जो भी बातें सीखी उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई किया और फिर जॉन एक गोदाम के मालिक बन गए और एक पार्टनर के साथ बिजनेस करने लगे। 25 साल की उम्र पार करने से पहले वो $10,000 की सेविंग कर चुके थे। शुरुआत से ही जॉन ने हमेशा अपना रास्ता खुद बनाया, पैसे कमाने के नए आइडियाज ढूंढे। उनकी अलग सोच के बारे में तब पता चलता है जब उन्होंने कच्चे तेल में अपना इंटरेस्ट दिखाया। जब और लोग तेल के लिए जमीन या कुआं खरीदने की होड़ में भागते थे, तब जॉन ने इस बिजनेस के मौके को एक अलग एंगल से देखा और समझा कि इस तेल को रिफाइन करने की जरूरत है ताकि लोग इस तेल को सेफली यूज कर सके। और इस तरीके से ऑयल रिफाइनरी के बारे में जानने वाले एक साथी के साथ जॉन ने एक रिफाइनरी की शुरुआत की। उनकी सर्विस की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि वे कम वक्त में एक और रिफाइनरी खोलने में कामयाब हुए। बाद में जॉन की रिफाइनरी का स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी में मर्जर हो गया, जहां उनकी एनुअल इनकम लगभग $16 मिलियन तक पहुंच गई। ये कॉरपोरेशन इस मॉडर्न जमाने का सबसे बड़ा और कामयाब बिजनेस कॉम्बिनेशन बन गया। तो जॉन की कहानी से ये जाना जा सकता है कि कैसे वो हमेशा चीजों को अलग अलग एंगल से देखते थे और नए आइडियाज लेकर आते थे। उनका जजमेंट बहुत अच्छा था और वो कोई भी कदम उठाने से पहले चीजों को नाप तोल करना पसंद करते थे। बहुत ही कम उम्र से ही उनमें दृढ़ता थी, जिससे वो अपने सोचे हुए रास्ते से बिल्कुल भटकते नहीं थे। और रिस्क होने के बावजूद भी जॉन लगातार तरक्की और कामयाबी हासिल करते रहे। अपनी पर्सनल कामयाबी के साथ साथ उन्होंने दूसरों की हेल्प की और चैरिटीज में भी डोनेट किया, जिससे उनके अचीवमेंट्स और भी ज्यादा बढ़ गए। दरअसल जॉन सिर्फ पैसे कमाकर सबसे अमीर अमेरिकी नहीं बने, बल्कि सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देकर दिल से भी अमीर बने। तो इस कहानी से काफी कुछ सीखते हुए अब हम बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ, जो है एंड्रयू कार्नेगी की कहानी। चाहे कोई छोटा मौका मिले या बड़ा, दोनों ही हमें अपनी आखिरी लिमिट तक धकेल सकते हैं, मगर सिर्फ तब जब हम ऐसा होने दे। एक इंडिविजुअल के तौर पर हमारा काम है हमारे सपनों को पाने के लिए काम करते जाना। ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हम अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दें और दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरे। खुद को और ज्यादा का चैलेंज करते करते हमें अचानक एहसास हो जाएगा कि हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। इसके अलावा हमें ये भी पता चलेगा कि हमारा एक बेहतर रूप, एक बेहतर वर्जन भी है। ये एक ऐसा वर्जन है जो वो शख्स कभी हासिल नहीं कर सकता जो बड़े सपने देखने से डरता है। एंड्रयू कार्नेगी ने स्कॉटलैंड के डनफॉर्मलन शहर से अपनी जिंदगी की शुरुआत की। जब वो 10 साल के थे तो उन्होंने पिट्सबर्ग में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले कॉटन फैक्ट्री में एक बॉबिन बॉय का काम किया और फिर एक इंजन मैन के तौर पर काम किया। फिर वो एक टेलीग्राफ कंपनी में मैसेंजर बॉय बन गए। अपनी उस उम्र में एंड्रयू ने कभी स्कूल जाने का एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन उन्होंने खुद को पढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की। जिस इलाके में वो रहते थे वहाँ उनकी मुलाकात कर्नल एंडरसन से हुई, जो एक लाइब्रेरी चलाते थे। कर्नल हर सैटरडे को काम करने वाले लड़कों को किताबें उधार देते थे। एंड्रयू ने इस मौके का फायदा उठाया ताकि वे खुद को पढ़ा सके। कुछ वक्त बीतने के बाद एंड्रयू को अपने चाचा से एलेघनी शहर में एक मैसेंजर बॉय के तौर पर काम करने का ऑफर मिला। पहले तो उसके पिताजी ने मना किया, लेकिन ये जानने के बाद कि उन्हें वहां पर $2.50 मिलेंगे, उनके पिताजी ने आखिर में उन्हें जाने दिया। 1 महीने से भी कम टाइम में एंड्रयू ने अपने सुपरिटेंडेंट से टेलीग्राफ ऑपरेट करना सिखाने के लिए कहा। वो जो कुछ भी सीखते उसे अपने खाली वक्त में प्रैक्टिस करते थे। आखिर में जब वो इसे अच्छे तरीके से सीख गए तो उन्होंने एक ऑपरेटर के जॉब के लिए अप्लाई करने के मौके का इंतजार किया। फिर उन्हें इस पोजीशन में प्रमोशन मिल ही गया। प्रमोशन के कुछ टाइम के बाद उनके पिताजी गुजर गए। उसके बाद उनकी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। एक ऑपरेटर के तौर पर एंड्रयू को $25 हर महीने मिलते थे और थोड़ा एक्स्ट्रा डॉलर उन्हें न्यूज़पेपर में मैसेजेस कॉपी करने के भी मिलते थे। उनकी जॉब से वो अपनी फैमिली चलाते थे। बाद में एक और मौका उनके हाथ आया जब वो पेंसिल्वेनिया रेल रोड कंपनी में एक ऑपरेटर बन गए। फिर जब उन्होंने ये साबित किया कि टेलीग्राफ रेलवे सिक्योरिटी और उसकी सक्सेस में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, तो उन्हें एक सेक्रेटरी का प्रमोशन मिला। इसके फौरन बाद एंड्रयू कार्नेगी वेस्टर्न डिवीजन के सुपरिटेंडेंट बन गए। उनसे जो भी उम्मीदें रखी गई थी, अपनी लगातार कोशिशों से उन्होंने उससे भी ज्यादा हासिल किया। 1870 यानी कि 1870 के शुरुआती सालों में वे स्टील बिजनेस से जुड़े, जिससे अमेरिका में स्टील इंडस्ट्रीज काफी फैल गई। वो उन चीजों में इन्वेस्ट करना पसंद करते थे जो उन्हें बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकती थी। 19वीं सेंचुरी के आखिर में एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने लगे थे। इसके अलावा वो अमेरिका और ब्रिटेन में मशहूर समाज सेवक बन गए थे। पिट्सबर्ग शहर में उन्होंने एक ही छत के नीचे एक लाइब्रेरी, एक म्यूजियम, एक कॉन्सर्ट हॉल और एक पिक्चर गैलरी बनवाया।
एंड्रयू कार्नेगी ने अमेरिका के बेहतरीन आर्ट भी खरीदे। उन्होंने ये सब बनवाया ताकि जो लोग पिछड़े हैं उन्हें भी सीखने का मौका मिले। कार्नेगी का मानना था कि उनके अच्छे काम से वे दूसरों की जिंदगी को आसान बना सकते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान कार्नेगी ने कहा कि उनकी कामयाबी का राज है उनका भरोसा कि उनमें बहुत कुछ करने की और बहुत काम आ सकने की काबिलियत है। जब वो छोटी पोजीशन पर काम करते थे तो उनसे जो भी उम्मीदें की जाती थी वो हमेशा उससे पार पाने की कोशिश में लगे रहते थे। उन्हें हमेशा कुछ न कुछ सीखना पसंद था और यही उनकी कामयाबी का राज है और यही उन्हें आगे बढ़ने के लिए उनका हौसला बढ़ाता था। अमीर होने के बारे में उन्होंने कहा कि इसके पीछे का राज ये था कि उन्होंने जल्द ही पैसे बचाने शुरू किए और वो ऐसा लगातार करते गए। फिर उन्होंने इन्वेस्ट करना सीखा और जल्दी ही उन चीजों में इन्वेस्टर बन गए जो उन्हें प्रॉफिट देता था। एंड्रयू कार्नेगी की तरह हमारे पास भी अमीर और कामयाब बनने की काबिलियत है अगर हम उनके वैल्यूज को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करें। हमेशा अपने फील्ड में बेहतरीन बनने का गोल रखते हुए हम अपनी मंजिल को अपने करीब ला सकते हैं। इसके लिए हमें जो भी काम दिया जाए उससे ज्यादा काम करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम इसे एक आदत बना लेंगे तो हमें जल्द ही एहसास होगा कि हम वो शख्स बनते जा रहे हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। तो इस तरीके से इन कहानियों को सुनने जानने के साथ हम आ गए हैं कंक्लूजन पर। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि इस समरी में आप उन लोगों से मिले जो अपनी लाइफ में कामयाब हुए हैं। ये है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जॉन वानामेकर, थॉमस एडिसन, जॉन डी रॉकफेलर और एंड्रयू कार्नेगी। इन सबकी कहानियों से आपने वो लेसन सीखे जिन्हें आप अपने खुद की कामयाबी के रास्ते को चुनने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन कामयाब लोगों ने अपने सपनों को हासिल करने में जो वैल्यूज अपनाए आपने वो भी सीखे। ये वैल्यूज है अपनी कोशिश में डटे रहना, हार्ड वर्क, खुद पर इन्वेस्ट करना, नॉलेज लेना और भी बहुत कुछ। तो अगर आप इन वैल्यूज को अपनी लाइफ में शामिल करेंगे तो ये जरूर से आपको अपने सपनों को हासिल करने के लिए तैयार करेंगे। इन लोगों ने जिन पर्सनल चैलेंजेस का सामना किया उसके बावजूद उन्होंने अपनी लिमिट से ज्यादा मेहनत की। उनकी कहानियों में आपने देखा कि कैसे उन्होंने इन चैलेंजेस के आगे हार मानने से इनकार कर दिया। याद रखिए कि अगर आप वाकई में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको भी अपनी एक तय लिमिट नहीं रखनी है। आपको लिमिट से आगे बढ़कर कोशिश करनी होगी। आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड्रयू कार्नेगी की एक कहावत है जिसे आप हमेशा अपने साथ रख सकते हैं, डू योर ड्यूटी एंड अ लिटिल मोर एंड द फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। यानी अपनी ड्यूटी कीजिए और उस पर थोड़ी और कोशिश कीजिए और आपका फ्यूचर खुद ब खुद संभल जाएगा। तो आपके हालात जैसे भी हो, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। बस हमेशा अपना बेस्ट करने की कोशिश करें और कामयाबी आपके लिए रास्ता खुद ब खुद खोल देगी। तो इसी के साथ ये समरी तो यहीं पर कंप्लीट होती है। ये समरी आपको कैसी लगी? किस कहानी ने आपको इंस्पायर किया या किस कहानी को सुनकर आपको लगा कि आप भी ऐसा कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा और आगे कौन कौन सी समरीज आप गीगल पर सुनना चाहते हैं उनके नाम भी हमें लिख भेजिए। और साथ ही साथ गीगल की मेहनत आपको बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज अपना ढेर सारा प्यार आप हमें गूगल प्ले में रिव्यूज देकर शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी कहना चाहते हैं तो gigalsummaries@gmail.com पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो अब आगे मुलाकात होगी नई समरी में। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।